हेलो एवरीवन। आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। और यूरोप महाद्वीप के जब चर्चा की जाती है उनमें भी सबसे प्रमुख यूरोप के जो भौतिक तत्व है, भौतिक तत्वों में मुख्य रूप से जब ध्यान देते हैं हम लोग तो यूरोप की एक स्पेसिफिक अवस्थिति के बारे में, लोकेशन के बारे में हमारा ध्यान जाता है। उसकी जो बनावट है, उसकी जो कटे फटे जो तट है वो, और उसका विकास, उसके बारे में हम सोचते हैं। इन सब के पीछे एक जो महत्वपूर्ण और कारक है वो है जलवायु। यूरोप की जलवायु और जलवायु के विभिन्न जो प्रदेश है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसमें जब चर्चा की जाती है तो हमारा ध्यान उसकी जो लोकेशन, भौगोलिक रूप से जो कटिबंधीय ताप कटिबंधों के आधार पे हम ये मानते हैं कि वो शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यूरोप महाद्वीप के विभिन्न देशों की स्थिति पाई जाती है। और वो भूमध्य रेखा से लगभग 40 डिग्री और 40 से 60, 65 और 70 डिग्री तक की जो स्थिति है उत्तरी अक्षांशों के बीच में, इसमें जब आता है तो ये मानते हैं कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ ठंडी जलवायु पाई जाती है। यहाँ की जलवायु के साथ साथ यहाँ समुद्र के आसपास का जो भाग है वो भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से यूरोप के जो भौतिक तत्वों में हम जब चर्चा करते हैं तो जलवायु पर एक विशेष ध्यान है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसकी लोकेशन के बाद में। और जलवायु उसकी लोकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि यूरोप महाद्वीप जो है मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। फिर भी इस महाद्वीप का उत्तरी भाग आर्कटिक वृत्त के, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली ये बात कही जाएगी कि आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त के उत्तर तक होने से शीत जलवायु रखता है। दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागर के निकट वाले जो प्रदेश है, इटली है, एजियन सी के आसपास का जो पार्ट है इटली के, जिसमें अपने स्पेन भी आता है, यूगोस्लाविया और जो ये तट है बाल्टिक सॉरी एजियन सागर के आसपास का, और भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है उसमें सभी में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण रूप से ये चर्चा करते हैं कि जब यूरोप की जलवायु के प्रभावित करने वाले जो कारक है उन कारकों का जब हम डिस्कशन करते हैं तो उनमें महत्वपूर्ण रूप से निम्न जो कारक है वो ध्यान देने वाली स्थिति है। पहला है अक्षांशीय विस्तार, दूसरा महासागरीय प्रभाव, तीसरा यहाँ का धरातल, चौथा चक्रवात, और पांचवा है समुद्री धाराओं का प्रभाव। वो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट कारक है कि यहाँ की इतनी ठंड होते हुए भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करते समय हमको एक एक जब टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे तो उस टाइम में यही चीज़ आती है कि इन जो भौतिक जलवायु को, हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो किस तरह से इसके जलवायु के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। यूरोप की जलवायु का जब बात करते हैं, यूरोप महाद्वीप की जलवायु पर अक्षांशीय स्थिति का विशेष प्रभाव पहला जो टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार, इसका प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है कि ये इस महाद्वीप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। हालांकि ये भी ध्यान देने वाला बात है कि इस महाद्वीप का उत्तरी भाग है, उत्तरी ध्रुव वृत्त के यानी ध्रुवीय वृत्त, आर्कटिक वृत्त और उसके उत्तर तक इसका विस्तार पाया जाता है और शीत जलवायु के प्रभाव में रहता है। जब हम यहाँ की चर्चा करते हैं कि ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर ये भी मानते हैं कि दक्षिण में फैले सागरों का प्रभाव भी स्पष्ट है। दृष्टिगोचर इसकी जलवायु के ऊपर प्रभाव डाले। उत्तर में इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में जो उत्तरी सागर है, वाइट सी या श्वेत सागर है, बाल्टिक सागर है और बोथनिया की खाड़ी,
ये 4 जो समुद्री क्षेत्र हैं इनका प्रभाव भी इस पे पड़ता है। और दक्षिण में काला सागर, भूमध्य सागर, एजियन सागर, एड्रियाटिक सागर, ये सारे जो सागरीय क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र हैं, इनका प्रभाव भी इस क्षेत्र में पड़ता है। तो ये टॉपिक भी हम जब दूसरे टॉपिक में महासागरीय प्रभाव है, ये इनकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक ठंडा नहीं हो पाता और समुद्री प्रभाव पड़ता है। समुद्री प्रभाव ये पड़ता है कि जो सागरीय क्षेत्र में समुद्र का जो देर से ठंडा होना और देर से गर्म होना, इस वजह से इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। इस को सम जलवायु के रूप में नियंत्रित रखता है। यूरोप महाद्वीप के आगे की जो चर्चा करते हैं कि यहाँ का धरातल है, वो धरातल भी बहुत कटा फटा तट है और ऊबर इस तरह से है कि यहाँ पठारी क्षेत्र भी है, इस महाद्वीप में पहाड़ी क्षेत्र भी है और मैदानी क्षेत्र भी है। विभिन्न जो नदियाँ यहाँ से निकलती है वो भी इसके निर्माण करती है। एक अन्य कारक है, चौथा जो कारक है वो चक्रवात। चक्रवात भी यहाँ की जलवायु पे बहुत प्रभाव पड़ता है, डालते हैं। चक्रवातीय ये शीतोष्ण कटिबंधीय या चक्रवातों के क्षेत्र में पाया जाता है। पछुआ पवनों का भी यहाँ इम्पैक्ट होता है और पछुआ पवनों के इम्पैक्ट से इस महाद्वीप में वर्ष भर समुद्री जो विभिन्न प्रकार के चक्रवात आते रहते हैं, उसका प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ता रहता है। इसके बाद में जब हम चर्चा करते हैं, जो 5वां कारक है वो है समुद्री धाराओं का प्रभाव। समुद्री धाराओं का प्रभाव बहुत इम्पोर्टेंट कारक है समुद्र के यूरोप की जलवायु में। यूरोप की जलवायु की जब हम चर्चा करते हैं कि आप ये देखते हो कि जो इसके पश्चिमी भाग में पश्चिमा पवनों के क्षेत्र में आता है और समुद्री धाराएं उनके साथ गल्फ स्ट्रीम जो उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन सी से चल के और इस महाद्वीप के चाहे वो ब्रिटिश द्वीप समूह आयरलैंड हो, आइसलैंड हो और उसके अलावा स्वीडन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ तक वो हवाओं का प्रभाव से वो गल्फ स्ट्रीम यहाँ तक गर्म जलधारा है, वो गर्म जलधारा यहाँ लाके जैसे कि पानी लाके गर्म जल यहाँ छोड़ती है और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि यहाँ की जलवायु शीतकाल में भी गर्म बनी रहती है। इसके कारण से गर्म जल के पहुँचने से हमेशा वर्ष भर तट, ये जो आप ये देख रहे हैं कि इन तटों पे इसके जो कटे फटे तट है, तटीय क्षेत्र है, इनके ऊपर नॉर्वेजियन सी है, इसके स्कैंडिनेवियन नॉर्थ सी है, इनमें गर्म पानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और गर्म पानी का प्रवाह बनने से ये तट जम नहीं पाते और वर्ष भर बंदरगाह खुले रहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही यहाँ कोहरा भी छाया जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी इन देशों में सर्दी नहीं पड़ती, जिससे कि ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती और गर्म मौसम को बनाए रखता है। इस प्रकार से ये सारे तत्व इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये 5 जो तत्व हैं वो जलवायु के प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में शामिल किया जाता है। अब आगे की जब चर्चा करते हैं कि इसकी जो विशेष जलवायु की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। जलवायु की विशेषताओं की जब चर्चा करते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आर्कटिक ओशन के जो आज क्षेत्र वृत्त आर्कटिक सर्कल यहाँ दिख रहा, आइसलैंड के आस पास नज़दीक से गुजरते हुए स्वीडन, और इसमें यह आर्कटिक सर्कल का 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र है। यहाँ से लेकर जब इसका अक्षांशीय विस्तार की हम चर्चा करते हैं तो उसके बाद में जब ये जाता है, माना जाता है कि अफ्रीका के आसपास का लगभग 40 डिग्री के उत्तरी अक्षांश तक, मतलब 40 डिग्री से 66.5 डिग्री और उससे उत्तर में भी इसका विस्तार पाया जाता है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से शीत कटिबंध क्षेत्र की ओर इसका इस लोकेशन पाई जाती है। इसका प्रभाव ये रहता है कि यहाँ जो पाया जाता उसमें इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अब जलवायु की विशेषताओं के बारे में जब चर्चा करते हैं कि यहाँ तापमान की समरूपता पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव में, शीत ऋतु के जब प्रभाव की बात पढ़ते हैं, उसके बाद में चक्रवातों का प्रभाव भी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों प्रकार के चक्रवात यहाँ पाए जाते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो वर्ष भर वर्षा पाई जाती है। इस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो इसमें इम्पोर्टेंट रूप से पाया जाता है। इनके बारे में जब चर्चा करते हैं कि
पहला है तापमान की समरूपता किस तरह से पाई जाती है। तापमान की समरूपता की जब हम चर्चा करते हैं कि तापमान की समरूपता की जब चर्चा करते हैं कि इस प्रदेश में इस जो यूरोप महाद्वीप है इस पर शीतकाल में तापमान 75% भूभाग पर 0 डिग्री से कम रहता है और पूर्वी यूरोप में पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप की जब चर्चा करते हैं पश्चिमी यूरोप जो गल्फ स्ट्रीम के संपर्क में रहता है यहाँ टेम्परेचर अधिक पाया जाता है और पूर्वी यूरोप में टेम्परेचर कम पाया जाता है। तो वही चीज़ है कि पूर्वी पश्चिमी यूरोप से कम यानी 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड -10 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्वी यूरोप में है ना, पश्चिमी यूरोप से भूमध्य सागरीय जो तटवर्ती देशों में 5 डिग्री से 12 डिग्री यानी 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्वी यूरोप में और पश्चिमी यूरोप से कम रहता है। 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर होता है और भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में 5 से 12 डिग्री के बीच में तापमान ये शीतकाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में ब्रिटिश द्वीप समूह स्कैंडिनेवियन देशों का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पाया जाता है। ब्रिटिश द्वीप समूह और स्कैंडिनेवियन देश कौन से देश हैं, ये स्कैंडिनेवियन ये जो हम देख रहे हैं ये और ब्रिटिश द्वीप समूह ये ब्रिटिश आइलैंड्स इन दोनों के यहाँ टेम्परेचर की जो स्थिति पाई जाती है वो है देशों का 15 डिग्री के आसपास होता है और भूमध्य सागरीय देशों में 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो भूमध्य सागरीय देश कौन से, ये जो आपके सामने ये देख रहे ब्लैक सी के बाद में तुर्की का जो पार्ट है और तुर्की के बाद का जो हम देख रहे हैं कि अब भूमध्य सागर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसकी जब चर्चा करते हैं तो ये तापमान का प्रभाव यहाँ कम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ तापमान में जब इसी समय पूर्वी यूरोप का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और पश्चिमी यूरोप में 15 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर का इसका प्रभाव ये होता है कि ये इसी क्षेत्र में ये आप हम देख रहे हैं कि ये जो भूमध्य सागरीय पार्ट है इसमें इटली है, स्पेन है और बाल्कन कंट्रीज़ है। बाल्कन कंट्रीज़ में हंगरी, रोमानिया, बुडापेस्ट ये जो यूगोस्लाविया का जो पार्ट है उसमें एड्रियाटिक सी और एजियन सी दोनों के बीच जो हम देखते हैं वो स्थिति यहाँ पाई जाती है और इस स्थिति में यहाँ का जो साधारण रूप से टेम्परेचर है वो भी सही नॉर्मल पाया जाता है, गर्मी पाई जाती है। ऐसी कंडीशन में जब हम आगे की चर्चा करते हैं कि ये जनवरी में तापमान की देख रहे हैं, जनवरी की समताप रेखाएं 0 डिग्री 10 डिग्री जनवरी की जो रेखा है वो भूमध्य जनवरी में यानी शीतकाल में भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में जैसे स्पेन, पुर्तगाल और इटली और इन कंट्रीज़ में से गुजरती है। उत्तर की ओर जाते हैं तो 5 डिग्री रेखा यहाँ से गुजर रही है और उत्तर जाएंगे तो 0 डिग्री रेखा स्कैंडिनेवियन देशों से यानी नॉर्वे से लेके और जर्मनी से होते हुए डेनमार्क, जर्मनी होते हुए और इसके सारे होते हैं। फिर उसके बाद ये 0 डिग्री समताप रेखा है। उसके बाद में -5 डिग्री उत्तर में और उत्तर में जाएंगे तो -5 डिग्री उत्तर और इसके बाद में -10 डिग्री और -20 डिग्री यानी साइबेरियन क्षेत्र की ओर जैसे जैसे जाएंगे वो -20 डिग्री टेम्परेचर की समताप रेखा का विस्तार पाया जाता है। अब यही चीज़ हम वापस डिस्कस करते हैं कि ये जुलाई का तापमान समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और समताप रेखाओं के द्वारा जब यूरोप के बारे में चर्चा करते हैं जुलाई के अंदर यानी ग्रीष्म काल में आप देखेंगे दक्षिण की ओर से शुरू करते हैं 25 डिग्री समताप रेखा वही जहाँ से शुरू में 5 डिग्री समताप रेखा 10 डिग्री समताप रेखा गुजर रही थी कि पुर्तगाल और इटली के क्षेत्र में या भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में से गुजर रही है। उसके बाद में आप देख रहे हैं इसमें कि जो
ये रेखा, सॉरी, इसके बाद में 15 डिग्री उत्तर, 20 डिग्री और 15 डिग्री, और जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर की रेखा ग्रीष्म काल में कम होती जाएगा, शीतकाल में कम होता है। उत्तरी ध्रुव की ओर जैसे जैसे जाएंगे इसमें तापमान में गिरावट आती जाती है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो चक्रवातों का प्रभाव। चक्रवातों का प्रभाव की जब हम चर्चा करते हैं तो चक्रवातों का प्रभाव भी इस क्षेत्र में पड़ता है। इस शीतकाल में यूरोप के पश्चिमी भाग में निम्न वायुदाब तथा पूर्वी भाग में उच्च वायुदाब पाया जाता है। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, इस टेम्परेचर का इम्पैक्ट आप सोच सकते हैं कि हमेशा पड़ता है। और शीतकाल के जब हम समताप रेखाएं अभी चर्चा कर रहे थे, ये जनवरी का समताप रेखाएं, तो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है कि स्पेन और यहाँ 10 डिग्री समताप रेखा, इटली का जो भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है या पश्चिमी जो तट है उसके आसपास, अब वहाँ 10 डिग्री समताप रेखा है। और उत्तर की ओर जब जाते हैं तो वो पूर्वी और उत्तरी यूरोप में, जैसे पोलैंड और रूस वाला जो पार्ट है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वहाँ लगभग 15 डिग्री से 20 माइनस में 15 डिग्री और 20 डिग्री की रेखा वहाँ से गुजरती है। स्कैंडिनेवियन देशों से -10 डिग्री जो पूर्व की ओर, तो वहाँ कम टेम्परेचर है इसलिए उच्च वायुदाब पाया जाएगा। और जब पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग है भूमध्य सागर रेखा सागर तटीय क्षेत्र और पश्चिम जो तट है, जैसे स्पेन और पुर्तगाल और इंग्लैंड वगैरह, यहाँ क्योंकि गल्फ स्ट्रीम का पछुआ पवनों के प्रभाव से चलने वाली गल्फ स्ट्रीम, उसका भी प्रभाव रहता है, गर्म पानी लेके आती है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से और वो अटलांटिक महासागर के अंदर बहती है। यही चीज़ है कि यहाँ टेम्परेचर उच्च होने की वजह से वायुदाब भी कम पाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब इन चक्रवातीय जो डिफरेंट टेम्परेचर जोन बन जाते हैं, इस वजह से चक्रवातीय दशाएं प्रभाव उत्पन्न होती है और उसके आसपास में यहाँ विभिन्न प्रकार के चक्रवात आते हैं। गल्फ स्ट्रीम का इस धारा के पछुआ पवनों से इसमें पड़ता है और ये पछुआ पवनों के प्रभाव से नॉर्वे उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद भी सम जलवायु वाले क्षेत्र में होता है, तो वर्ष भर बंदरगाह खुले रहते हैं। ये पछुआ पवनों का प्रभाव होता है कि स्कैंडिनेवियन जो ये देख रहे हैं आप, जो नॉर्वेजियन सी, यहाँ पछुआ पवन जब पछुआ पवनों के द्वारा वो आके टकराता है, वो स्थिति बनती है और वर्ष भर खुला रहता है। यही इसका प्रभाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में जब चर्चा करते हैं हम, तो ग्रीष्म ऋतु में अटलांटिक महासागर में आइसलैंड के पास निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। आइसलैंड के आसपास, आइसलैंड कहाँ है, ये देखिए आइसलैंड, ये आइसलैंड है, इसके आसपास निम्न दाब का क्षेत्र बना रहता है और वो उत्तरी, जिसके कारण उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगती है। इस तापमान में जिससे तापमान में वृद्धि होती है। शीत ऋतु में आइसलैंड के पास अपेक्षाकृत अधिक निम्न वायुदाब बन जाता है, जबकि ध्रुवों की ओर ग्रीनलैंड के पास उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं, जिसके कारण उच्च वायुदाब के से निम्न वायुदाब की ओर दाब प्रवणता के कारण तूफानी गति से हवाएं चलती है और इसी कारण से मौसम खराब हो जाता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और यही इनका जो धीरे धीरे यूरोप के मुख्य तट की ओर आने लगती है और यहाँ प्रभाव डालती है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति शीत ऋतु में सर्वाधिक होती है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये शीत ऋतु में भूमध्य सागर में भी चक्रवातों की उत्पत्ति है। दक्षिणी यूरोप की जलवायु प्रभावित होती है और शीत ऋतु में यहाँ जो है वो बरसात होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। इस भूमध्य सागर के जो क्षेत्र है इसमें इटली और बाल्कन जो कंट्रीज़ है, इनमें शीतकाल में बरसात होती है, जिससे अंगूर की खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद कहलाती है। एक जो नेक्स्ट कारण है तो जलवायु की विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि यहाँ वर्ष पर्यंत समरूपता, तापमान की समरूपता के साथ साथ ये मानते हैं कि पूरे साल भर वर्षा पाई जाती है। इस वर्षा के आधार पे जब हम चर्चा करते हैं
तो कि यूरोप में सामान्यतः तापमान की समरूपता के एक समान तापमान पाया जाता है, वर्ष भर वर्षा होती है। शीतकाल में पछुआ पवनों के द्वारा चक्रवातों तथा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से तथा ग्रीष्म काल में पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, पश्चिम दिशा से यानी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है उस ओर हवाएं चलने लगती है और इनके द्वारा बरसात होती है। फिर भी वर्षा का वितरण असमान पाया जाता है। ये मान के चलते हैं कि सभी जगह समान वर्षा, तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा बरसात होती है, तट के जो हवाओं के सामने पड़ने वाला क्षेत्र है वहाँ पहले बरसात होती है। इस आधार पर यूरोप को 4 प्रमुख वर्षा जोनों में या वर्षा विभागों में बांटा जाता है। पहला, अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश। जब अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश की चर्चा आती है, पहला। दूसरा, मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। तीसरा है न्यून वर्षा वाला प्रदेश और चौथा है शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश। जब पहले अत्यधिक वर्षा वाला जो प्रदेश है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रदेश के अंदर चूँकि ब्रिटेन, फ्रांस और ये सारे क्षेत्र शामिल किए जाते हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं कि 75 डिग्री जो डार्केस्ट जो एरिया है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच का क्षेत्र यूरोप में वार्षिक वर्षा को दर्शा रहा है। और इसके बारे में चर्चा करते हैं तो ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड आदि प्रमुख देश है जहां वर्ष भर वर्षा होती है। शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भागों में अधिक तथा पूर्वी भागों में यहाँ जो वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में स्थित है उनमें कम वर्षा तो होती है। ब्रिटिश जो एरिया क्षेत्र है, देश है, ब्रिटिश जो विभिन्न प्रकार के आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड्स में वो पश्चिमी पर्वतों पर 480 सेंटीमीटर तक की वर्षा का आकलन किया गया है। ये जो ब्रिटिश क्षेत्र है, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, जिनमें डार्क आप देख रहे हैं इस मानचित्र में कि यहाँ कितना डार्क है, तो ये बहुत डार्क है। नॉर्वे और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वहाँ भी वर्षा का अत्यधिक विस्तार पाया जाता है और ये बिल्कुल डार्क कलर से आपको यहाँ सामने दर्शाया गया है। इस स्थिति में ये कहते हैं कि यहाँ अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाता है। दूसरा है मध्यम वर्षा वाला प्रदेश। मध्यम वर्षा वाले प्रदेश को हम लोग ये मान के चलते हैं कि 50 सेंटीमीटर से और 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के क्षेत्र में जो शामिल करते हैं वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देशों में अधिकतर वर्षा ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाओं से या जो कहते हैं भूमध्य सागरीय हवाओं से बरसात होती है, जो औसत वार्षिक वर्षा से 200 सेंटीमीटर। शीत ऋतु में हिमपात के रूप में भी यहाँ बरसात होती है। इसके बाद में जब चर्चा करते हैं न्यून वर्षा, लो रेनफॉल वाला जो एरिया है वहाँ ये मानते हैं कि 50 सेंटीमीटर तक वार्षिक औसत वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। ये वे क्षेत्र हैं जिनमें पश्चिमी रूस शामिल है, यानी पूर्वी यूरोप का पश्चिमी रूस का पश्चिमी भाग और पूर्वी यूरोप का भाग, पोलैंड है और ये बेलारूस है, यूक्रेन है, ये वाला पार्ट है वो सारा इसी में शामिल किया जाता है। समुद्र तट से इसके पीछे न्यून वर्षा होने के पीछे मेन कारण है कि पूर्व की ओर महाद्वीपीय स्थिति पाई जाती है पूर्वी यूरोप में और समुद्र तट से अत्यधिक दूर होने के कारण हवाओं का साथ नमी नहीं आ पाती और वर्षा कम प्राप्त होती है। और इस क्षेत्र में शीतकाल में जो मेन वर्षण होता है वो शीतकाल में वर्षा के बर्फ़ के रूप में यहाँ वर्षा होता है। और शीतकालीन चौथा पॉइंट है जो जिसके बारे में चौथा विभाग है उसके बारे में चर्चा करते हैं तो शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश। शीतकालीन वर्षा वाला जो प्रदेश हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ भूमध्य सागर से विभिन्न प्रकार की हवाओं का फ्लो पाया जाता है। और ये भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो हम देख रहे हैं कि इसमें भूमध्य सागर से उत्तर की ओर हवाएं चलती हैं और शीतकाल में चक्रवातीय हवाएं, चक्रवात भूमध्य सागर में हाई टेम्परेचर हो जाता है, शीतकाल में उधर लो प्रेशर हो जाता है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र चक्रवाती स्थिति उत्पन्न होकर और उत्तर की ओर बढ़ती है और वो हवाएं करती है जिसको बहुत ही अत्यधिक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वर्षा होती है।
जो मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय भागों में अधिक होती है। ये शीतकालीन वर्षा की एक खासियत बात है कि मैदानी क्षेत्रों के बजाय पर्वतों पे अधिक होती है। ग्रीष्मकाल यहाँ शुष्क रहता है और 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। एड्रियाटिक जो सागर है वहाँ अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वो 450 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और फलों की खेती के लिए इसके लिए इस पर इम्पोर्टेंट ये मानते हैं कि इम्पोर्टेंट ये चीज़ है फलों की खेती के रूप से। अब हम चर्चा करते हैं कि जनवरी में फरवरी में जो तापमान है वो सारे हो जाते हैं। वर्ष भर वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसमें अत्यधिक वर्षा वाला पार्ट को शामिल करते हुए अपन अब यूरोप के जो अंतिम टॉपिक है कि यूरोप के जलवायु प्रदेश। यूरोप के जलवायु प्रदेश के बारे में जब चर्चा करते हैं तो यूरोप के जो जलवायु प्रदेश है वो कौन कौन से, यूरोप को विभिन्न प्रकार से ये मानते हैं कि 5 मुख्य रूप से जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं कि पहला महासागरीय जलवायु प्रदेश, दूसरा है उत्तरी पूर्वी यूरोप, तीसरा है महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, तीसरा मध्य यूरोप और पांचवा और अंतिम में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ के लिए जब हम चर्चा करते हैं वो ये है कि यहाँ भूमध्य सागर का और गल्फ स्ट्रीम या पछुआ पवनों का इस यूरोप की जलवायु के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। भूमध्य सागर इसके दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी तट पे स्थित है। और भूमध्य सागर का मतलब दक्षिणी जो हिस्सा है जो इटली और ये है वहाँ से चक्रवातीय हवाएँ होती है, इसके समुद्री प्रभाव रखता है। और एक है पछुआ पवनों के माध्यम से गल्फ स्ट्रीम, पछुआ पवनों का फ्लो होता है, समुद्री हवाएं वहाँ से पछुआ पवनों के माध्यम से इसकी पश्चिमी तट से टकरा के और जैसे जैसे पूर्व की ओर जाता है वहाँ प्रभाव डालती है। और इसके सारे पछुआ पवनों के सारे पूर्वी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट यानी फ्लोरिडा के तट से शुरू होके और इन पछुआओं के साथ समुद्र का पानी एक जो खाड़ी की गल्फ स्ट्रीम के रूप में बहता है और वो यूरोप के पश्चिम तट से, चाहे वो स्पेन का तट हो, पुर्तगाल का तट हो, ब्रिटेन का तट हो, फ्रांस का तट हो या फिर स्कैंडिनेवियन जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, वहाँ उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर तक का इसमें जो गर्म पानी की सप्लाई करता है उसके माध्यम से यहाँ इसका प्रभाव पड़ता है और इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यूरोप के जब उत्तरी भाग ध्रुव वृत्त में स्थित होने के कारण शीत जलवायु से जलवायु पाई जाती है, लेकिन शेष यूरोप पछुआ पवनों के प्रभाव के क्षेत्र में रहता है। और यूरोप का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार अधिक होने के कारण भी तापमान और वर्षा में अंतर सामान्य रूप से पाया जाता है। इस आधार पर यूरोप की जो महत्वपूर्ण मैंने बताया कि 5 जलवायु प्रदेशों में इसको डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। इसमें पहला है महासागरीय जलवायु प्रदेश। महासागरीय जब जलवायु प्रदेश की चर्चा की जाएगी उसके आधार पे हम इस नक्शे के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे जलवायु प्रदेश है यूरोप के उनको 4, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। और इनका सामान्य रूप से जो डिवाइडेशन किया गया है कि पहला है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में बांटा गया पहला। दूसरा है उत्तरी पूर्वी यूरोप, तीसरा है पूर्वी यूरोप या महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। तीसरे के माध्यम से जो हरे कलर से आपको दर्शाया गया वो पूर्वी यूरोप का जो पार्ट है उसको हरे कलर से इसको महाद्वीपीय जलवायु यानी कि इस क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रभाव पाया जाता है, समुद्र का बहुत कम प्रभाव पाया जाता है, इसलिए इसको महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश के रूप में बांट देते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो मध्य यूरोप है, इसको मध्य यूरोप के नाम से जानता है। और 5वां भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ये 5वां ये जो देख रहे हैं भूमध्य सागर के तट के सारे जो कंट्रीज़ पाया जाता है, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस का दक्षिणी भाग है, इटली है, इटली के बाद में हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, यूनान है, ये सारे कंट्रीज़ है, टर्की का जो पार्ट है वो सारे इसमें शामिल
किए जाते हैं। ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में बात है। अब जब चर्चा करते हैं कि आज हम 5 जो इम्पोर्टेंट जलवायु प्रदेश है, महासागरीय जलवायु प्रदेश, उत्तरी इसमें जो शामिल किया जाए, उत्तरी अटलांटिक तटीय प्रदेश जलवायु से, इसमें ब्रिटेन, स्कैंडिनेवियन प्रदेश, ब्रिटिश आइलैंड, और महासागरीय जो जलवायु प्रदेश है ब्रिटिश आइलैंड और स्कैंडिनेवियन प्रदेश। यहाँ तापमान अधिक होता है तथा वर्षा शीतकाल में होती है, आकाश में बादल छाए रहते हैं तथा ये प्रदेश सामान्य रूप से ये मानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। पहला जो पॉइंट है ब्रिटिश आइलैंड और स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे और ये सारी कंट्रीज़ इस रूप से इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं कि ये जलवायु जो प्रदेश है वो सारे अलग अलग हैं। इसके बाद में हम जब चर्चा करते हैं दूसरा जो प्रदेश है जलवायु प्रदेश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो है दूसरा है महाद्वीपीय नहीं, दूसरा उत्तरी पूर्वी यूरोप, उत्तरी पार्ट और यूरोप है। इसमें जलवायु प्रदेश उत्तरी ध्रुव के पास के स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु शीत प्रधान है। अधिकतर समय पारा हिमांक से नीचे रहता है तथा शीत ऋतु की अवधि लंबी तथा ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। वनस्पति ग्रीष्मकाल में कुछ विकसित हो पाती है। ठंडी जलवायु के कारण मृदा भी अनुपजाऊ यहाँ हो जाती है। कि उत्तरी ध्रुव के आसपास, आर्कटिक वृत्त के आसपास का जो क्षेत्र है, जब चर्चा करते हैं तो ये जो क्षेत्र सामान्य रूप से ये मानते हैं कि इसकी वजह से इसमें ठंडा पाया जाता है, पारा हिमांक से नीचे रहता है, शीत ऋतु की अवधि लंबी होती है, ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, टैगा टाइप की वनस्पति पाई जाती है, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक प्रदेश है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये मानते हैं महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश में पूर्वी यूरोप का पार्ट कहा जाता है, जिसका विस्तार यूरोपीय रूस, रोमानिया, पोलैंड और अन्य जो यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इस तरह की कंट्रीज़ हैं, वहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा। शीतकाल में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत नीचे चला जाता है। वर्षा शीतकाल में होती है, जो भी स्पेशली बर्फीले के रूप में, और हिमपात होता है। लेकिन ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर काफ़ी अधिक महाद्वीपीय जो परिस्थितियाँ पाई जाती है उसकी वजह से पूर्वी जो पार्ट है पूर्वी यूरोप का, उसमें तापांतर जो होता है वो बहुत अधिक पाया जाता है। चौथा जो प्रदेश है जलवायु प्रदेश जिसको कहते हैं वो मध्य यूरोप। इस मध्य यूरोप का जो पार्ट है महाद्वीपीय और महासागरीय जलवायु दोनों के मध्य में स्थित है। इसमें पठारी क्षेत्र भी है और मैदानी क्षेत्र भी है, और पहाड़ी क्षेत्र के उत्तर की ओर स्थित है, तो दक्षिणी जो हवाएं जाती है वो उनका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इस पार्ट में जो मध्य यूरोप का पार्ट है उसमें दक्षिणी स्वीडन का पार्ट भी बनता है। स्वीडन के बाद में पोलैंड, पश्चिमी पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक, स्लोवाकिया और स्विट्ज़रलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, ये इनके पार्ट, इनके जो हिस्से हैं वो इसमें कम वर्षा वाला क्षेत्र। अधिकतर वर्षा ग्रीष्मकाल में पछुआ पवनों के कारण से होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती जाती है। वो सामान्य एक परिस्थिति पाई जाती है कि जैसे जैसे समुद्र की, क्योंकि पश्चिम में समुद्र पाया जाता है, इसलिए पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर यह वर्षा वो धीरे धीरे कम होती जाती है वर्षा। ऐसी जलवायु दशाओं के रोमानिया और हंगरी का क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए ये मानते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों के कारण जलवायु ये मक्का उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और अब जो पांचवा और अंतिम जो जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय जलवायु, ये 5 नंबर से पिंक कलर से आपको इस मानचित्र में दर्शाया गया है। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की महत्वपूर्ण बात है यह है कि भूमध्य सागर का बहुत प्रभाव रहता है। यूरोप का भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश इस जलवायु प्रदेश में आता है। स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, संपूर्ण इटली, यूनान, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, टर्की आदि देश इसमें शामिल किए जाते हैं। वर्षा अधिकतर शीतकाल में होती है और तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। शीतकाल में ये ग्रीष्मकाल का तापमान है और शीतकाल में लगभग 7 डिग्री सेल्सियस, यानी समुद्र का प्रभाव यहाँ भी पाया जाता है। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं पहुँच पाता है। ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती है, नहीं के बराबर होती है। भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से अधिक वर्षा होती है जो शीतकाल में होती है।
आकाश साफ सा रहता है, वातावरण चमकीला होता है और फलों की कृषि के लिए ये विश्वविख्यात है, सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ग्रीष्म काल में उच्च वायु दबाव होने के कारण चक्रवाती यहाँ प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से यूरोप को विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है। अब इनकी आप देख सकते हो उत्तरी पूर्वी यूरोपीय, लिथुआनिया, फिनलैंड, एस्टोनिया और ये सारे कंट्रीज यहाँ पाए जाते हैं। यूरोप का पार्ट है। महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, समुद्र से महाद्वीपीय प्रभाव पाया जाता है, शीतकाल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। इस प्रकार से इस महाद्वीप को विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है।